महिमा सिंह जी है प्रवक्ता कांग्रेस की, कुलदीप कुमार साहब है प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार है प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। के शर्मा जी, आपके ऊपर आरोप है। सबसे पहले एक एक पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी जो है सर्वोच्च स्तर पर है। मैंने जो वो ब्लैक पेपर है उसका एक पॉइंट पढ़ा है जिसके अंदर ये लिखा है कि हर 2 घंटे एक बेरोजगार खुदकुशी कर रहा है। मैं जी से पूछूंगा इसका सोर्स क्या है, लेकिन आप बताइए। आपका जवाब 90 सेकंड आपके पास, सबके पास 90 सेकंड रहेंगे। प्लीज समय का ख्याल रखिएगा। के शर्मा जी, सबसे पहले बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष में। मैं डिबेट के शुरुआत में 2 पॉइंट पहले कह देता हूं, इसके बाद दीपक जी आपके प्रश्न पर आता हूं। देखिए, ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर में 2 मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर यह है कि जो व्हाइट पेपर हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जो व्हाइट पेपर लाई है, ये सदन में लाया गया है। ये सदन में लाने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो सारी बातें तथ्यों पर और सत्य पर आधारित है, क्योंकि आप स्वयं जो है सदन का प्रोसीडिंग जानते हैं। सदन में ऐसी कोई बात नहीं रखी जा सकती जो चैलेंजेबल हो, और हो तो कल ये चैलेंज कर लेंगे। लेकिन ये एक प्रामाणिकता है इस श्वेत पत्र की। और व्हाइट जो ब्लैक इन्होंने आज जल्दीबाजी में कवर छाप के खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए, उसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं, उनकी कोई महत्ता नहीं है। ये इससे स्पष्ट है, आप स्वयं समझते हैं इस प्रक्रिया को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दीपक जी 2014 के पहले, आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकार हैं, 2014 के पहले इस देश में हालात क्या थे, चर्चाएं क्या थी? 2014 से पहले इस देश में हाल यानी चर्चा थी भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार और जो है पॉलिसी पैरालिसिस। ये आम शब्द गढ़े हुए थे, आम जनता की जबान पर थे। और आज उसमें अंतर क्या है? आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई की जो है चर्चा है। ठीक है, उस समय भ्रष्टाचार होने की चर्चा होती थी, आज जो है उस पर कार्रवाई पर चर्चा है। ये 2 बेसिक अंतर है। इसके बाद आगे बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया महिमा सिंह जी। अगर आपके पास इतना सॉलिड दस्तावेज था, के शर्मा जी 90 सेकंड में अपनी बात करेंगे। महिमा सिंह जी, अगर आपके पास इतना सॉलिड दस्तावेज था तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो राज्यसभा के सदस्य हैं, राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं, तरुण गोगोई माफ कीजिएगा उनके बेटे गौरव गोगोई लोकसभा के सदस्य हैं। आप किसी से भी इस पेपर को सदन के पटल पे रखवा देते, संपत्ति बन जाता, हमेशा के लिए इनके काले कारनामे जनता के सामने आ जाते। ऐसा करने से महिमा जी आप क्यों हिचके? जय हिंद। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वसीम बरेलवी साहब कहते हैं दीपक जी। और आपने जो भी प्रश्न किया है उसका उत्तर देने से पहले, एक तो आपने जब कहा ना कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो आज तक के 140 वर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इस देश के अंदर जनगणना न कराई गई हो। जातीय जनगणना तो बात की बात है, लेकिन 10 वर्षीय जो जनगणना है, सेंसस, वो ना कराया गया हो, वो पहली बार मोदी सरकार ने किया है। और अभी जो आपने सवाल पूछा कि सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा, देखिए 2 बातें हैं। सदन के पटल पर अभी बात हो रही थी कि क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए महिमा जी रोकूंगा। निर्मला सीतारमण कुछ बोल रही है राज्यसभा के अंदर, वहां लिए चलते हैं। Interim budget and not going into greater details into it, I'll try to respond to as many members who have spoken on the subject. Sir, the budget and equally we are talking about the interim budget of Government of India and the supplementary demand for grants for the earlier year, for the current running year 23-24 for the Government of India, and we are also dealing with J&K's budget, interim budget for a part year for 24-25, as much as we are talking about supplementary demand for grants of J&K. So we are dealing with 4 plus the finance. ठीक है महिमा जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें। मैं फिर से आपको पूरा वक्त देता हूं 90 सेकंड का, क्योंकि मैंने बीच में आपको रोका क्योंकि निर्मला सीतारमण जी कुछ कह रही थी। मैं बात वहीं से शुरू करूंगी जहां मैं थी, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा, क्रेडिबिलिटी की बात की और सदन के अंदर की बात की। तो देखिए, सदन के पटल पर जब एक प्रधानमंत्री खड़े होकर के उसे एक रैली का ग्राउंड बनाकर के छाती पीट पीट कर बोलते हैं ना कि एक अकेला सब पर भारी, तो वो सदन की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता जो नहीं कहा जाना चाहिए। मैं समझती हूँ ये अनएथिकल भी है, इमोरल भी है, लेकिन कहा गया।
अभी हाल में भी हमने देखा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं अपने ही कार्यालय जिसमें वो आज बैठते हैं उसका अपमान बारंबार किया गया, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करते हुए, वो भी झूठ बोल कर, जो आज सोशल मीडिया पर प्रमाणित किया जा चुका है, किस तरह मिस कोट करके उन्होंने झूठ बोला। और दूसरा कारण कि इस आज सदन के पटल पर क्या होता है, वो खड़गे जी ने कल परसों बता दिया सदन में, जब उन्होंने धनखड़ जी से ये कहा कि आपने जो मेरे भाषण के हिस्से एक्सपंज किए हैं वो गलत किए गए हैं, और नियमों का पाठ पढ़ा दिया सभापति को, और उसके बाद उसकी त्रुटि को दुरुस्त मैं उम्मीद करती हूँ कि कर दिया गया होगा। तो सदन की कार्रवाई की क्रेडिबिलिटी तो आज ये है। लेकिन एक दूसरी बात जो आपने कही कि बार बार आपने भी कही और आपसे पहले आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कही कि प्रधानमंत्री ने कहा था मैं हर 5 साल में अपने कार्यकाल का लेखा जोखा रखूंगा, लेकिन एक झूठ तो यही सामने आ गया, क्योंकि हर 5 साल में तो लेखा जोखा आया नहीं, 10 साल के बाद लेखा जोखा आया है, और वो भी झूठ पर झूठ और आंकड़ों को दबाते हुए जिस लेखा जोखे को सामने रखा गया है उसे श्वेत पत्र का नाम दे दिया गया। ठीक है के जी, प्लीज टाइम का ध्यान रखिएगा, 90 सेकंड सबके हैं, आपसे सीधे जवाब चाहूंगा। देखिए, मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता के बयान पर बड़ी हंसी आ रही है। उनको समझ ही नहीं आया कि सदन पे मैं किस संदर्भ पे बात कर रहा हूं। मैं सदन पे रखे जाने वाले दस्तावेज की क्रेडिबिलिटी पर बात कर रहा था, प्रामाणिकता पे बात कर रहा था। और आप किस पर बात कर रही? आप वहां की कार्रवाई पे बात कर रही। आपके पास तथ्य होते तो आप उसके प्रामाणिकता पर बात करते, जो आप एक ब्लैक पेपर लेके आए हैं। तो इसकी कोई वो नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। और जो हम श्वेत पत्र लेके आए हैं, इसकी प्रामाणिकता और इसकी सत्यता तय है। आप उस पर नहीं बोल पाएंगे बहन जी, क्योंकि उसके लिए कार्रवाई की जो है परिभाषा को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि इसके साल में वो नहीं कराया जनगणना, इतने सालों में 40 साल में नहीं हुआ। अरे जनाब, वर्षों सैकड़ों वर्षों बाद 2 वर्ष तक कोरोना की महामारी इस देश में आई। वो कोरोना की महामारी इसके पहले इस देश ने नहीं देखी, इस कारण से जनगणना विलंब हुआ है। और उसके आपको क्योंकि समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको तो उस समय केवल जो है आलोचना करनी थी, आपको तो काम करना नहीं था। तो इसलिए आपको ये चीजें, देश की जनता की तकलीफ समझ में नहीं आएगी और आ भी नहीं सकती है। तीसरी बात, आप जो है आज जो बातें कह रहे हैं खड़गे साहब की और इनकी, अरे साहब, खड़गे साहब ने जो वहां अपशब्द बोले वो अपशब्दों को स्पंज किया गया, जो कि कानूनन लॉ पर है, और बता दिया स्पीकर साहब ने धारा पढ़ के कि ये आपके जो है आप गलत है, ये संसदीय शब्द नहीं है, इसलिए आपको स्पंज कर दिया गया। तो आप जो है किसी कानून को नहीं मानते, आपको लगता है अकबर रोड का कानून जो है वही चलेगा। ये गलतफहमी से बाहर निकल आइए। ये अब जो है वंशवादी पार्टियों का, ये शाही परिवार का शासन यहाँ नहीं चलता, ये ध्यान रखिए। आपका टाइम खत्म। महिमा सिंह जी जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा? सदन के पटल पर जो रखी भी जाती है बात, उसकी एक वैलिडिटी होती है मैडम। अगर कोई एमपी भी रखता है, सामान्य सा एमपी भी रखता है, तो अगर आपको ये निकालना था तो आप सदन के पटल पे निकालते ना, जैसे इन्होंने सदन के पटल पर निकाला है। ये एक तकनीकी सवाल है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री असेंबली प्रोसीडिंग समझता है उसके लिहाज से बेहद बड़ा है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे, हास्यास्पद तो तब लगता है जब कोरोना की काल की का हवाला ये लोग आज देते हैं। हम 2024 में बैठे हैं, 2020 की ये बात कर रहे हैं, जब इन्होंने लाखों श्रमिकों को, लाखों माइग्रेंट वर्कर्स को मजबूर कर दिया पैदल अपने घर पहुंचने पर, एक अनप्लान्ड लॉकडाउन करके। जब इनके वजह से, काले कानूनों की वजह से, जो कोरोना का फायदा उठाकर ये लोग बैकडोर एंट्री से ले आए थे ना, जो बाद में शर्मसार होकर वापस लेने पड़े, उसकी वजह से 700 किसानों की हत्या भाजपा सरकार द्वारा की गई। उनकी वहां मृत्यु हो गई। दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए 1.5 साल वो किसान बैठे रहे। तो वो था कोरोना काल। हमें वो कोरोना काल भी मालूम है। उस समय इन्होंने कहा जीडीपी में गिरावट इसलिए आ गई है, बेरोजगार में वृद्धि इसलिए आ गई है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो आंकड़े और ऊपर जाते जा रहे हैं। अब आपने जो सवाल पूछा है दीपक जी कि सदन के पटल पर हम क्यों नहीं लाए, मैं समझती हूँ कि आज अभी तक तो, कम से कम इस घड़ी तक तो, इस देश के अंदर लोकतंत्र बाकी है, चाहे ये कहें कि मुश्किल से सांसें ले रहा है। तो ऐसे में कोई पार्टी, कोई व्यक्ति कहाँ
अपनी बात कहना चाहता है। किस तरह से आज सदन के पटल को इन्होंने मजाक बना करके रख दिया है, एक रैली का ग्राउंड बना करके रख दिया है। बात है और दीपक जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको हंसी की कोरोना बात में है। मरते हुए लोगों पर भी हंसी आएगी, भाजपा के प्रवक्ताओं को कोरोना में मरते हुए लोगों पर, इस देश के अंदर बेरोजगारी से जूझते हुए लोगों पर, हर दिन जो 86 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूँ, उस पर इनको जो आज मुनाफा इंश्योरेंस कंपनियों को किसानों के नाम पर मिल रहा है 40,000 करोड़ का, उस पर इनको हंसी ही आएगी। ये रावण का अट्टहास है, ये भाजपा की हंसी नहीं है, ये रावण का अट्टहास है। क्योंकि ये श्वेत पेपर ये लाए हैं। शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कुतर्कों पे हंसी आ रही है। एक मिनट भाई, मुझे आपके कुतर्कों पे हंसी आ रही है। जी महिमा जी बहुत देख रही है जनता। ना महिमा जी बहुत सम्मानित महिला है, प्लीज कुतर्क मत बोलिए। ना महिमा जी बहुत सम्मानित महिला है, प्लीज कुतर्क मत बोलिए। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन महिमा जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपने ये जरा दिखाइए ब्लैक पेपर क्या लिखा हुआ है, 10 साल अन्याय काल, ये पढ़ा है आपने? क्या लिखा गया है, आपकी पार्टी ने क्या लिखा है इसके अंदर? 10 साल अन्याय काल 2014 से 2024 लिखा क्या है? क्या आपने वाकई पढ़ा है महिमा जी? आपको मुझे उसके पॉइंट ही बता दीजिए। ये संशय कैसे हुआ आपको कि मैंने नहीं पढ़ा होगा या हम सब ने नहीं पढ़ा होगा? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं उसमें, क्या क्या पॉइंट है उसके अंदर, किन किन चीजों पर आरोप लगे हैं? जनरलाइज मत करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी ही परीक्षा आप भाजपा के प्रवक्ता की भी लेंगे। बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। मैं आपको तथ्यों सहित अभी सारी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी जब रिपोर्ट देख रही थी दीपक जी, तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी। देखिए, आपका सम्मान करती हूँ, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपकी पत्रकारिता का एक दौर पहले भी हमने देखा था, लेकिन आज के दौर का जब मैं स्तर देखती हूँ, पहले आप जब काले पत्रों की बात कर रहे थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो आपकी जो तर्ज है बात करने की, और जैसे ही आप श्वेत पत्रों की बात करने लगे और जिस तरह से आपने बात को उठाया, तो वो मैं समझती हूँ सर्वविदित हो जाता है कि आपकी विवशता सर्वविदित हो जाती है। आपका सम्मान है, लेकिन आज जिन कारणों से आप विवश हैं वो हम सब जानते हैं। आपके साथ हमारी मैं विवश नहीं हूँ महिमा जी, छोड़ दीजिए। सहानुभूति है। मतलब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैं यही सवाल के शर्मा जी से भी पूछूंगा, यही सवाल पूछूंगा। मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। हमारे काले पत्रों में जो इस सरकार के अन्याय काल के काले पत्र 56 पेजों में हम लेकर आए हैं, इन 56 पृष्ठों के अंदर किसान की बात की गई है, जिसमें हमने ये बताया है कि किसान की आय दोगुनी करना तो दूर की बात है, आज किसान की आय 1.15% कम हो चुकी है पिछले इतने वर्षों में। एसटीज पर जो जनजाति और अनुसूचित जातियां हैं, उनके ऊपर 2013 की तुलना में आज 48% अपराध बढ़ चुका है। आंकड़ों की बात है दीपक जी। महिलाओं के ऊपर 2022 में, मात्र 2022 में 31,516 बलात्कार के मुकदमे दायर हुए हैं, यानी कि प्रतिदिन 86 महिलाओं का बलात्कार इस देश के अंदर हो रहा है। मणिपुर के अंदर 9 महीने में एक नई जान वजूद में आ जाती है दीपक जी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मणिपुर के विधायकों की नजर अनदेखी तो की ही की। संसद के अंदर मणिपुर पर चर्चा हुई तो सांसद नहीं बोले। आपने पूछा है क्या क्या है, मैं पूरा बता देती हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा और जरा संक्षिप्त में ही बता रही हूँ। संस्थाओं का दुरुपयोग, आज 95% केस जो हैं वो विपक्षी पार्टियों पर हैं। समय निकालकर पढ़ना चाहिए इन 56 पृष्ठों को, आज देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश के कृषियों को, क्योंकि उनके प्रति जो अन्याय हुआ है उसकी बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जो समझौता किया है भाजपा ने, वो 65 में से आज 26 हमारे जो पेट्रोलिंग बूथ हैं वो उन पर चाइना काबिज है। बफर जोन के ऊपर सरकार सहमति जता चुकी है। प्रधानमंत्री कभी बोल देते हैं, कभी क्लीन चिट दे देते हैं, कोई घुसपैठ नहीं है, कोई घुस नहीं आया है। मैडम बहुत टाइम एक्सीड कर चुकी है, डबल टाइम ले चुकी है। के शर्मा जी, मेरा यही सवाल आपसे। उम्मीद करती हूँ आपकी परीक्षा में पास हो गई मैं। नहीं, अरे मैं आपको पास करने वाला कोई नहीं मैडम, माफ कीजिएगा, मैंने सवाल पूछा था। मैं ना किसी को पास करता हूँ ना फेल करता हूँ, ना मैं किसी को सर्टिफिकेट बांटता हूँ। मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं, ना मुझे कोई मुगालता है। के शर्मा जी से जवाब लूंगा कुलदीप भाई, फिर तुरंत आपके पास आऊंगा। आपके सहयोगी की बात ही ले रहा था, ब्लैक पेपर आज वो लेके आए। के शर्मा जी बताइए, ये व्हाइट पेपर आपने पढ़ा है, बता दीजिए कितने पेज का है? नहीं, देखिए पेज की संख्या तो आपने ही बताई है, 70 पेज है और 70 पेज है, मेरे पास भी आया है अभी। लेकिन मैं इस पर यह नहीं दावा आज अभी की समय कर सकता, और इस क्यों नहीं कर सकता इसका कारण जानना महत्वपूर्ण है दीपक जी। ये संसद का दस्तावेज है, ये पार्टी का दस्तावेज नहीं है। ये संसद में ले होने से पहले लीकेज नहीं हो सकता, बाहर जा नहीं सकता।
इसलिए अभी अभी 5 बजे वहां ले हुआ है, अभी मीडिया के माध्यम से वो बाहर आया है। इसलिए ये नहीं हो सके, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है कि आप संसद के दस्तावेज को पहले लीक कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा, हाँ, मुझे मीडिया के माध्यम से इस समय आ चुका है और मैं उसके माध्यम से कह के पढ़ के बता भी सकता हूं आपको ये सारी चीजें, इसमें क्या क्या विषय है। लेकिन प्रमुखता से ये देश में 2014 से पहले जो एक भ्रष्टाचार से भरा हुआ जो अर्थव्यवस्था था यूपीए सरकार का, और उसके बाद उसको किस तरह से पटरी पर 2014 के बाद लाया गया है, उसकी दोनों की तुलना की गई है और उसके जो है सारे डाटे तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ इसमें रखे गए हैं। यह भी बताया गया है कि किस तरह उस समय भ्रष्टाचार हो रहे थे आर्थिक व्यवस्था पर, और मनमोहन सरकार के अंतर्गत जो नेतृत्व की आपने बात की, मैं वो भी आपको एक बार फिर पॉइंट आउट कर देता हूं कि उस समय देश ने देखा कि रिमोट कंट्रोल से कैसे एक सरकार को चलाई जाती है। यह भी देखा कि राहुल गांधी सरेआम जो है प्रधानमंत्री का अपमान कैसे करते हैं। ये सारा कुछ दृश्य इस पूरे देश ने देखा और पूरे वही का परिणाम था कि भ्रष्टाचार के कारण ये यूपीए सरकार डूब गई। नहीं चल रहा, प्लीज ऐसा ना करिए, गेस्ट को पता नहीं लगता है। मैं सीधे चलता हूं कुलदीप कुमार जी के पास। मुझे आपके सहयोगी के पास जाना ही पड़ेगा इंडिया गठबंधन के, वरना वो नाराज हो जाएंगे। महिमा जी, आप भी नाराज हो गई थी अभी अभी, डर लगता है मेरे को आजकल तमाम स्पोक पर्सन से। कुलदीप जी बताइए मुझे, ये ब्लैक पेपर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सहयोगी दल के हैं, आप क्या कहेंगे अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में इस वक्त? देखिए दीपक जी, मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन देश की जनता तो 10 साल से इनका जो काले कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको देखने का काम कर रही है। इनके जो काले कारनामे हैं, इन्होंने किस प्रकार से देश के अंदर महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किस प्रकार से देश में 2014 से पहले का जो कर्ज था 55 लाख करोड़ था, 2 लाख से ऊपर का करोड़ से ऊपर का कर्जा देश के ऊपर हो चुका है। आप हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी नीचे, पाकिस्तान से भी नीचे चला जाता है। आप सोचिए 121वें नंबर में भारत होता है 125 की लिस्ट में। तो इन्होंने बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, रुपया गिरने की बात हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल से ज्यादा, 10 साल पूरे होने वाले, 10 साल के अंदर कोई काम किया हो तो आज यहां पर आपके चैनल पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बता दें। ये आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ मोदी सरकार का? आज महंगाई कहां पहुंच गई? 400 का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। कहां से कहां पहुंच गया? तेल जहां 70 रुपए 60 रुपए बिकता था, आज वो 100 रुपए से पार चला गया। इनके राज में जो महंगाई बढ़ी है, दलितों के उत्पीड़न के ऊपर इन्होंने क्या किया? आज देश में दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, और उत्पीड़न तो इतने बढ़ गए कि देश के प्रधानमंत्री खुद जब राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, तो उसमें एक दलित राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते हैं। यह दिखाता है कि किस प्रकार से दलित उत्पीड़न के भी मामले बढ़ने का काम हुआ है, किस प्रकार से एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान करने का काम करते हैं। तो पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों के अंदर इस देश को कैसे बेरोजगारी में धकेल दिया। ना शिक्षा की बात हुई, ना स्वास्थ्य की बात हुई, ना काम की बात हुई, कोई बात नहीं हुई। केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया, ईडी का दुरुपयोग किया, सीबीआई का दुरुपयोग किया, और आज उसके माध्यम से दूसरी सरकार गिराओ, अपनी सरकार बनाओ, पैसे के माध्यम से खरीदो। कैसे विधानसभा के अंदर नारे लगे खोखा खोखा, 50 खोखा वाले, ये वो लोग जिनके नाम पे नारे लगे 50 खोखा के। इस देश के आज तक लोकतंत्र में ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं कि सरकार के लिए इतना आक्रोश लोगों के अंदर हो। आज जो आक्रोश लोगों के अंदर है दीपक जी, वो देश देख रहा है। तो इनका जो काला अध्याय है भारतीय जनता पार्टी का, वो देश देख रहा है, और मुझे लगता है कि ये 2024 में ये अध्याय समाप्त होने वाला है। इस देश में एक धीरेन्द्र कुमार जी, अध्याय समाप्त होने वाला है। कुलदीप कुमार जी, आप टाइम बहुत एक्सीड कर गए, प्लीज। धीरेन्द्र कुमार जी, अध्याय समाप्त होने वाला है 2024 में, कुलदीप कुमार जी ने कह दिया। 65 साल लूट का काल, कांग्रेसी हुए माला माल, यही है ब्लैक पेपर। शॉर्ट नट सेल में, चूंकि समय कम है तो एक ही वाक्य में मैं पूरा कर देता हूं। इनको तो विजन लेके आना चाहिए था कि आपको देश के लिए क्या करना है, देश में रोजगार के लिए क्या करना है, देश के विकास में आपका कौन सा मॉडल चलेगा। आप इस पर तो बात कर नहीं रहे हैं। आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए तो लग गए हैं मोदी जी के विरोध में, और ब्लैक पेपर ये लोग लेके आते हैं। सदन के बाहर ये लोग काले कपड़े पहन के जाते हैं, काले कारनामे करने वाले। अभी राहुल जी को मैंने उनका एक फोटो में ये देखिए दीपक जी,
इसको जरा स्क्रीन पर बड़ा कर दीजिए। यह झारखंड के 2 दिन पहले की आई तस्वीर है। अवैध रूप से कोयला ढोया जाता है इस तरह से, वहां पे जाके ये अपना फोटो शूट करते हैं। ऐसे लोग भी देश में ब्लैक पेपर लेकर के आते हैं। किसका फोटो शूट है? एक बार फिर से दिखा दीजिए, कैमरा लेट आया था। ये देखिए, ये अवैध रूप से कोयले की ढुलाई झारखंड में लोग करते हैं और वहां पर इस काले कारनामे में ये फोटो खिंचवाते हैं और आज ये ब्लैक पेपर लेकर के आते हैं। तो इनसे समझ लीजिए कि कैसे इनके सलाहकार रहे होंगे, कहां पे इनको काम करना चाहिए। या देश को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां मुख्यमंत्री बाहर और जेल गए हों, वहां आज भी बदस्तूर ये काम जारी है। और जिसने 1961 में आरक्षण का विरोध किया हो, जिसने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया हो, जिसने तुष्टीकरण के लिए 370 को लगातार ढोने का काम किया, वो आज व्यक्ति बात कर रहा है, देश को ब्लैक पेपर दिखला रहा है। अरे देश का बंदा तो वंदे भारत पे घूम रहा है, लंबी लंबी चौड़ी सड़कों पे चल रहा है। लोगों को पता है दीपक जी, ये सब तरह का प्ले कार्ड लेकर के कांग्रेस के लोगों को शुरू से आदत है, चाहे वो सदन में आने का काम हो या सड़कों पे जाने का काम हो, हर बार वो प्ले कार्ड करते हैं। देश की जनता इसको समझ रही है और आने वाले समय में बिल्कुल बाइंड अप हो चुकी है कांग्रेस। जो भी थोड़ा बहुत दिख रही है वो आप लोगों के चैनलों महिमा जी को दिखा रही है। महिमा जी दिखा दीजिए, महिमा जी दिखा दीजिए प्लीज, क्या है ये, एक्सप्लेन कर दीजिए। आप पास लाएंगी तो उठ जाएगा आप स्काइप पे शायद से। एक तस्वीर मैं भी दिखा रही हूँ, ये लद्दाख की तस्वीर है। आज ये तस्वीर देखनी चाहिए भाजपा को और उसके सहयोगियों को। ये लद्दाख के अंदर जो लद्दाख की 1/3 जनता, 20,000 लोग बर्फबारी के दौरान सड़कों पर उतरे हुए हैं ना, ये वहां की तस्वीर है। ये इसका जवाब दे दें आज कि जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, उसके साथ जिस तरह की धोखाधड़ी का काम भाजपा सरकार ने किया है ना, उसका जवाब आज सरकार को देने की जरूरत है। एक तस्वीर प्रगति मैदान टनल की भी आ रही है, जहां 777 करोड़ का फोटो ऑफ किया गया था मोदी जी द्वारा, और वहां उसके ऊपर किस तरह से उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है, उस पर भी जरा टिप्पणी कर दीजिए। बताइए के शर्मा जी। नहीं, मुझे आश्चर्य है। देखिए, मैं इस तरह के फर्जी फोटोग्राफों पे बात नहीं करता, मैं बहुत जो है तथ्यों पे बात करता हूँ दीपक जी। और इसलिए मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ जो भी कि आम आदमी पार्टी के उसने कहा कि क्या हुआ, आपने 10 साल पे क्या किया। मैं सुन लीजिए, मैं आपको सुन लीजिए। देखिए, जीडीपी ग्रोथ इनके समय में 10 सालों में औसतन कितनी रही? 4% के लगभग। आज भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना है? 7.4% के लगभग। आज जो है पर कैपिटा इनकम 2014 के पहले 86,467, आज जो क्या है 1,72,000 रुपए। ये अंतर नहीं है। बैंक अकाउंट खुले थे केवल 10 करोड़ 2014 से पहले, आज कितने खुले हैं? 51 करोड़ बैंक अकाउंट। आज नेट हाईवे पहले था 25,700 किलोमीटर, आज है 53,700 किलोमीटर। अभी ये कह रहे थे डिजिटल ट्रांजैक्शन 4.4%, आज है 76.1%। आईआईटी बने थे 60 साल में 16, आज बने चुके हैं 23। आईएएम थे 13, आज बन चुके हैं 20। एआईएम थे 7, आज है 22। और विदेशी मुद्रा भंडार था 303 डॉलर बिलियन। मैं यहीं पे रुकूंगा। महिमा जी ने एक फोटो दिखाया, धीरेन्द्र कुमार जी दूसरा फोटो दिखा रहे हैं। महिमा जी आपको 30 सेकंड देता हूँ, देखिए क्योंकि आप पर सीधा आरोप है। भाजपा के प्रवक्ता अभी एम्स की बात कर रहे थे, मुझे दरभंगा वाला झूठ भी याद आ गया। प्रधानमंत्री जी का झूठों के पुलिंदे हैं, एक बोलेंगे हम 100 गिनवा देंगे इनके झूठ। ये अभी बोल रहे थे कि ये फर्जी फोटो है। इंडिया टुडे, डेक्कन हेरल्ड, मनी कंट्रोल, ग्रेटर कश्मीर, India.com, News 18, सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं वहाँ। साहब, आप भी अपने साहब की तरह जो है मुंह फेरने लगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे। अच्छा, ये धीरेन्द्र कुमार जी बार बार उठा रहे हैं, किसी और को सुनाइएगा। धीरेन्द्र कुमार जी बार बार राहुल गांधी जी की फोटो दिखा रहे हैं। ये वो रिक्शा में जो कोयला ले जाते हैं उनके साथ क्यों फोटो खिंचा रहे हैं? ये देखिए, कोयला के जो श्रमिक हैं उनके साथ राहुल गांधी जी बात करने गए। ये लोग फोटो ही श्रमिक नहीं है, नहीं है मणिपुर पहुंच सकते,
ना ये अवैध ढुलाई है, लद्दाख पहुंच सकते हैं, ये ना काले मणिपुर पहुंच कारनामे हैं सकते महिमा जी। हैं। ये ऐसा है कि ठीक ये है इन ठीक है लोगों का ठीक है, काम है दोनों ने मदद अपनी अपनी करने का। बात रखी। आपने ये लद्दाख का यात्रा फोटो में दिखाया, आए- ये दिखाया यात्रा में कि आए- वहाँ पे जो सांसद हैं वो धरने पर बैठने वाले। मैं यहीं पर सबको रोकूंगा। अफसोस कुछ लोगों को कम वक्त मिला, कुछ को ज्यादा मिला क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। लेकिन महिमा जी चलते चलते बता दूं, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ और ना कोई मुगालता रखता हूँ।